नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नैनीताल से है, आपदा से जुड़ी है। जिले में अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। इस आपदा में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक शख्स लापता है। बड़ी संख्या में मकानों को नुकसान पहुंचा है। तो अब इस आपदा के दंश की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं, आंकड़े सामने आने शुरू हो गए हैं। 34 लोगों की जान जा चुकी है, 7 लोग घायल हैं, एक शख्स लापता है और कई मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, इस आपदा के जद में आए हैं। आकलन की बात करें तो आपदा के दौरान कुमाऊं में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 4 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि आपदा सहित अलग अलग घटनाओं में 36 लोग घायल हुए हैं, जिनका रेस्क्यू कर इलाज कराया जा रहा है। कुमाऊं मंडल में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक आकलन 2000 करोड़ के करीब का है। और नैनीताल के रामगढ़ समेत दूसरे प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। नैनीताल जिले में 18 और 19 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के बाद दोशापानी, चौखुटा, सकुना, कैंची गांव, बोराकोटा, रामगढ़, क्याबर और नैनीताल के आसपास भूस्खलन ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। नैनीताल जिले में रामगढ़, धारी और ओखलाकांडा में दुर्गम क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अपने काम में लगी हुई है। मुश्किलें भी सामने आ रही हैं और यहीं पर हमने देखा कि हमारे जवान बिना जान की परवाह किए किस तरीके से जिंदगियों को बचाने में जुटे हुए हैं। और नैनीताल में आपदा में बड़ी तबाही सामने आई है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। ओखलाकांडा के थड़ाड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 शवों को निकाला गया, मगर 4 लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका है। 19 अक्टूबर को एक शख्स का मकान गिर गया था, जिसके मलबे में 6 लोग दब गए थे। अब इसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं और एक तरफ आप रेस्क्यू ऑपरेशन देख पा रहे हैं, जहां अभी भी ये गुंजाइश तलाशी जा रही है कि क्या इस मलबे में कोई जिंदगी बची हो सकती है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया है। मुख्यमंत्री के दौरे की 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दुर्गम रास्तों से होकर पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं। तो वहीं एक और तस्वीरें देखिए, किस तरीके से सीएम पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तस्वीर भी है जिसका जायजा लेते हुए आप सीएम को देख सकते हैं। चौथी तस्वीरों में ये साफ है कि किस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसी दरमियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग के नारायण बगर के डूंगरी गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 19 अक्टूबर को आपदा में लापता 2 लोगों के परिजनों से मुलाकात करते दिखाई दिए। इस दौरान सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ है। लापता जो 2 लोग हैं, उनकी खोजबीन के लिए सर्च ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। बड़ी दुख की बात है, बड़ा दुख हुआ है हम लोगों को यहाँ पहुँच के कि हमारे इस गांव के दो लोग असमय जो है काल में समा गए हैं। और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो, उसकी हम लोग चिंता करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले ये बॉडी हमारी रिकवर हो, क्योंकि सारे रास्ते अभी बंद हैं। और उधर चमोली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी जिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां सीएम ने सिलेंडर धमाके में घायल हुए ग्रामीणों का हालचाल जाना। देर रात मैठाणा में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी की हालत बिगड़ती है तो उसे एयर एम्बुलेंस से सरकारी खर्च पर देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया जाएगा।
इसके बाद सीएम धामी ने जिला सभागार पहुंचकर अधिकारियों के साथ आपदा की समीक्षा की। साथ ही जल्द बंद पड़ी जो सड़कें हैं उन्हें खोलने के लिए विद्युत आपूर्ति है, पेयजल, इन तमाम सुविधाओं को बहाल करने के निर्देश दिए। प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सामान्य हों, सारी रोडें जो बंद हैं वो जल्दी खुल जाए, किसी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, बिजली की व्यवस्था ठीक से चले, पानी की व्यवस्था ठीक से चले, खाद्यान्न ठीक से पहुँचे, मेडिकल की सुविधा ठीक से हो, तो उसको लेकर ये बैठकें कर रहे हैं। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी का भी दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री आपदा से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते दिखाई दिए। सीएम धामी के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि आपदा में प्रभावित क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाए। और उधर रामनगर दौरे पर पहुंचे गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आपदा से प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली राहत राशि के चेक भी दिए। इसके साथ ही स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिन जिन लोगों का वो किसी भी प्रकार का नुकसान अगर आपदा में हुआ है, चाहे हमारे किसानों का, मजदूरों को हो, चाहे व्यापारियों को, सरकार तन मन धन से उनके साथ खड़ी है। हमारी पूरी कोशिश है सरकार की कि हर व्यक्ति को तत्काल जिसका जो नुकसान हुआ है उसको मुहैया कराया जाए। पूर्व सीएम हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने आपदा से पीड़ित किसानों की मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही हरीश रावत ने यह भी मांगा है कि सरकार को फौरन ही आपदा पीड़ित किसानों को 10,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने चाहिए। उधर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से बड़ी मांग कर डाली। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में बड़ी आपदा आई है, इसीलिए सरकार को आपदा में मारे गए परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। बरसात होने की वजह से राज्य में देवी आपदा आई, जिस देवी आपदा से बड़े व्यापक स्तर पर जो है जान माल की क्षति हुई है। और इन विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है एक आर्थिक पैकेज हमको दे, ताकि जो क्षति हुई है लोगों की उस क्षति की भरपाई हो सके। और जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है कम से कम 10-10 लाख रुपया उनके परिजनों को देना सरकार को चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो रामनगर में भी कुदरत की इस कहर का असर देखने को मिला है। आपदा पीड़ित कितने ही लोग सरकारी स्कूल में रहने को मजबूर हैं, मगर इनकी शिकायत है कि इन्हें अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिली। सुंदरखाल में पिछले दिनों आई आपदा से 30 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। बात आगे जा रही है। हमारा प्राथमिक विद्यालय स्कूल है सुंदरखाल का। अब ये हमारे ही बच्चे हैं और हम ही अगर स्कूल को नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, वो भी हमारी तरह अनपढ़ रह जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे जो है विस्थापन किया जाए। रहने का, खाने का जो हमारे पास है उसको तो हम खा ही रहे हैं, नहीं तो मतलब सरकारी व्यवस्था तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कह तो रहे हैं टेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तुमको शाम को खाना लेंगे, कुछ नहीं। हम जो कुछ हमारे पास है हम उसी को खा रहे हैं। और उधर कांग्रेस ने पंजाब में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने हरीश रावत की जगह राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। ऐसे में अब हरीश रावत पंजाब से कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अब गर्माहट पैदा होने वाली है। हरीश रावत पंजाब के दायित्व से मुक्त हो गए हैं और पंजाब की जो जद्दोजहद थी उससे मुक्त होकर वो पूरी तरह से उत्तराखंड की सियासत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हरीश रावत के फुल टाइम उत्तराखंड की सियासत में अपना योगदान देने के बाद यहाँ की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी तक पंजाब की जद्दोजहद में फंसे हरीश रावत, उनके पास पंजाब कांग्रेस का प्रभार था और पंजाब में सत्ता परिवर्तन में जो उनकी अहम भूमिका रही और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन से लेकर तमाम समस्याओं से जिस तरह से हरीश रावत पंजाब में जूझते रहे थे, और लेकिन उसी बीच हाईकमान ने उस जद्दोजहद के बीच उन पर भरोसा जताते हुए उत्तराखंड की कैंपेन कमेटी का, कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया था।
यानी हाईकमान ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि हरीश रावत को पंजाब से के प्रभार से मुक्त करने के बाद पूरी तरह से उत्तराखंड भेजा जाएगा, ताकि अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जा सके। हरीश रावत चूंकि बड़े स्ट्रेचर के नेता है उत्तराखंड में, अब वो पूरी तरह से उत्तराखंड की राजनीति में सियासी उलटफेर करने के उद्देश्य से उतरेंगे और इस पूरी अखाड़ा में, इस जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसके अखाड़े में वो पूरी ताल ठोककर एक पूरे खम के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि जब जनवरी में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में यहाँ विधानसभा चुनाव होगा, उससे पहले की जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, उस पृष्ठभूमि में हरीश रावत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर कांग्रेस को लीड करने वाले हरीश रावत, क्योंकि पहले भी यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्र से और राज्य तक तमाम पद उनके पास रहे हैं, तो आज ये उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है जो पंजाब से शुरू होकर उत्तराखंड में खत्म हुआ है। अब वो पूरी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड की सियासत में उलटफेर करने के लिए इस अखाड़े में उतरेंगे, ताकि विधानसभा चुनाव जीतकर, चूंकि हरीश रावत के समर्थक और हरीश रावत खुद भी अंतर्मन में ये मानकर चलते हैं कि वो इस बार आखिरी पारी खेल रहे हैं और इस आखिरी पारी में इस बार वो डू और डाई की स्थिति में इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं। तो सेनाएं सज धज कर तैयार हो रही हैं, अपने अस्त्र शस्त्र को की धार तेज करके तैयार हो रही हैं। वो जब मैदान में उतरेंगी तो उनकी लड़ाई की रणनीति क्या होगी, उनकी आगे बढ़ने की रणनीति क्या होगी, उनकी जीतने की कूटनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यही है कि हरीश रावत यहाँ आ गए हैं, पूरी तरह से आ गए हैं और यहाँ की राजनीति एक बार फिर गर्म हो उठी है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्त होने पर हरीश रावत ने ट्वीट किया है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे पंजाब के दायित्व से मुक्त कर दिया, जो कि मेरा अनुरोध था उसे स्वीकार किया है। मैं पंजाब कांग्रेस के सभी अपने साथियों को धन्यवाद करता हूं। तो देखिए हरदा का ये ट्वीट है जहां पर उन्होंने धन्यवाद किया है कांग्रेस के नेतृत्व का इस दायित्व से मुक्त करने के लिए। हरीश रावत को पंजाब के प्रभारी पद से मुक्ति मिली है, मगर कांग्रेस के पुरानी साथी रहे सुबोध उनियाल उस पर चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए। पंजाब से कांग्रेस ने मुक्त कर दिया, उत्तराखंड की जनता मुक्त कर देगी, पूरा साइकिल पूरी हो जाएगी। पिछले बार उत्तराखंड की जनता ने मुक्त किया था तो दिल्ली की कांग्रेस ने उनको पंजाब में बैठा दिया। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, उन्होंने ये घोषणा की है। आपदा को लेकर सीएम का ये बड़ा फैसला है। 1 महीने का वेतन सीएम राहत कोष में वो खुद देंगे, एक संदेश के तौर पर कि ये वक्त है कि आपदा से लड़ाई लड़ने में निजी स्तर पर भी अब उतरा जाए। और संजीवनी संस्था की तरफ से देहरादून में मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का मकसद उत्तराखंड के कारीगरों, कलाकारों और लघु व्यापारियों को रोजगार से जोड़ना है। दरअसल कोरोना काल में व्यापारियों को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है, ये किसी से नहीं छुपा है। कारोबारियों को इससे उबारने के लिए संस्था ने उनके उत्पादों के लिए एक मंच तैयार किया है। मेले में उत्तराखंड के तमाम प्रोडक्ट और उनके स्टॉल देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के जो आर्टिजन्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि कोविड के कारण जो कारोबार में थोड़ा नुकसान चल रहा था उनके लिए, उनके सामान को दिखाने के लिए, सेल करने के लिए उनको एक जगह दी जाए जहां पे वो कर सकें। कोविड की वजह से सभी लोगों का नुकसान तो हुआ ही है आमदनी का। इस स्टॉल में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहली बार स्टॉल लगा रहे हैं, उनको हम लोग लेकर आए हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसके माध्यम से लोग उनको जानें, उनका सामान देखें और उसको उनको बेसिकली हमने एक मार्केट प्रोवाइड की है, एक एक्सपोजर दिया है। और उधर रुड़की के गाधारोड़ा गांव में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। जांच के दौरान डेंगू के 84 मरीज मिले हैं। प्रशासन ने गांव को डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों के सैंपल लिए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के कई गांवों में भी डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में 27 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है।
तो 70 का संग्राम में आज आपको दिखाने जा रहे हैं देहरादून की विकास नगर विधानसभा सीट की सियासी गणित। इस सीट पर अभी भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान विधायक हैं, मगर इस बार जनता का मूड क्या है, आज इसी पर बात होगी। देहरादून की विकास नगर सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा कांटे की टक्कर रही है। कांग्रेस नेता नौप्रभात और भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान के बीच इस सीट पर लंबे समय से चुनावी जंग चली आ रही है। 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नौप्रभात की जीत हुई थी, जबकि 2007 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा ने बाजी मार ली और मुन्ना सिंह चौहान विधायक बन गए। 2012 के चुनाव के बाद इस सीट पर एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस के नौप्रभात 9,857 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, मगर 2017 में जनता का मूड फिर से बदला और भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मुन्ना सिंह चौहान चुनाव जीत गए। मुन्ना सिंह चौहान को पूरा यकीन है कि जनता का आशीर्वाद इस बार भी उनके साथ ही है। 5 वर्ष 5 लक्ष्य बोला था, लेकिन जिस प्रकार से मुझे राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जी की कदम दर कदम सहयोग मिला और जिस तेजी के साथ उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, उससे मोटिवेट होकर के, प्रेरित होकर के मैंने उसे रिवाइज किया और 5 की जगह 10 लक्ष्य बना दिए, मैंने दुगने कर दिए और आज मुझे प्रसन्नता है कि मैंने सभी लक्ष्यों को 100% हासिल किया। विधानसभा के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो जनता ने किसी एक पार्टी पर भरोसा यहां नहीं जताया है। अलग अलग चुनाव में जनता का मूड बदलता रहा है। मुन्ना सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय तो हैं, मगर नौप्रभात भी लगातार जनता के बीच पकड़ बनाए हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम सिंह की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि विकास नगर क्षेत्र की जनता के बीच बड़े मुद्दे क्या हैं। पहला, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहां पर पानी की समस्या है। शहरों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था ठीक नहीं है, जगह जगह गंदगी आपको देखने को मिल जाएगी। सीवर लाइन के खुदे हुए गड्ढों से लोग परेशान हैं। विधानसभा क्षेत्र में संपर्क मार्गों की स्थिति भी ठीक नहीं है। सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा की कमी देखी जाती है। तो जनता के बीच ये अहम मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में जरूर हैं। तो अब आपको दिखाते हैं विकास नगर की जनता विधायक मुन्ना सिंह चौहान के काम से कितनी खुश है। संतुष्टि वाली कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि विकास जहाँ पे था विकास वहीं पर रुका हुआ है। चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो सिंचाई की पेयजल योजनाएं हो, चाहे वो सिविर लाइन की बात हो। नाव घाट पे पुल की घोषणा हुई थी, वो पिछली सरकारें भी करती रही और इस सरकार में भी। इसके अलावा बाकी कोई काम ऐसा नहीं है जो कि विधायक जी पूरा ना कर पाए हो। सड़कों की बात हो, सफाई की बात हो, पथ प्रकाश की बात हो, सब जगह हमारी नगर पालिका और विधायक जी सभी मानकों पर खरे उतरे हैं। और उनका एक कार्य करने की जो क्षमता है वो हमारे नज़र में तो बहुत ही अधिक है, बहुत ही ईमानदार और निष्ठा भावना से है। और जो मेन समस्या ग्राम सभा में है वो पानी की ही समस्या है। और एक बड़ी समस्या और है वहाँ पर, ये जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ मीटर रीडिंग का बिजली के, वो जो मीटर रीडर है वो 3-3, 4-4 महीने तक आते ही नहीं है।